मई 2025 की शाम गाजियाबाद थाना क्षेत्र में एक महिला पुलिस स्टेशन पहुंची। उसके चेहरे पर एक डर था, आंसू थे और हाथ में था एक एप्लीकेशन। उसने कहा कि उसको चलती कार से अगवा किया गया और उसके साथ 3 लोगों ने गैंग रेप किया। उसका दावा था कि एक युवक जिसे वो पहले से जानती थी उसे ढाबे पर बुलाकर अपनी अश्लील वीडियो जो फुटेज को लौटाने का वादा करता है, लेकिन वहां पहुंचते ही 2 और युवक आ जाते हैं। उसे जबरदस्ती कार में खींचा जाता है और फिर उसको एक सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है और उसके बाद उसको जंगल में फेंक दिया जाता है। ये सुनकर पुलिस अलर्ट हो जाती है क्योंकि मामला बहुत सीरियस था। महिला की हालत देखकर सब लोग सहानुभूति से भर जाते हैं और तुरंत ही एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस अपनी जांच में लग जाती है। उस ढाबे की सीसीटीवी फुटेज को मंगाया जाता है और यहाँ से पूरी कहानी बदलनी शुरू हो जाती है। फुटेज में महिला अकेले खाना खा रही होती है, कोई जबरदस्ती नहीं, ना कोई बहस और ना कोई जबरन खींचने की कोशिश। इतना ही नहीं, जिस आरोपी पर उसने सबसे पहले शक जताया था वो पूरे समय अपने घर में मौजूद था और इसका भी सबूत सीसीटीवी वीडियो में मिला है। पुलिस को महिला की मेडिकल रिपोर्ट भी सस्पिशियस लगने लगी। कोई बाहरी चोट नहीं, ना ही रेप के कोई क्लियर एविडेंस। फिर मोबाइल लोकेशन डेटा सर्च किया गया, उसमें भी आरोपी महिला के आसपास भी नहीं था। यहाँ पर पुलिस का शक और गहरा होता चला गया एंड देन पुलिस उसके प्रीवियस रिकॉर्ड को जांचना शुरू कर देती है और तब पुलिस को पता चलता है एक चौंकाने वाला सच। यह महिला कई बार झूठे केस कर चुकी थी। उसके खिलाफ धोखाधड़ी, धमकी और ब्लैकमेलिंग के कई मामले दर्ज थे। हर बार एक नई कहानी, नया केस और निशाने पर होते थे पुरुष जिन्हें फंसाकर पैसा वसूलने या निजी बदला लेने की कोशिश करती थी। अब पुलिस के पास सबूत थे, लोकेशन था, फुटेज था, कॉल रिकॉर्डिंग्स थी जो साबित कर रही थी कि जो रेप केस था ये एक फेक रेप केस था, जो साबित कर रहा था कि पूरा गैंग रेप का मामला बनावटी था। आखिरकार पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार कर लिया। एफआईआर दर्ज की गई। आईपीसी की धारा 182 यानी झूठी शिकायत, 211 यानी झूठा आरोप और अन्य धाराएं लगाई गई। लेकिन उन व्यक्तियों के साथ क्या हुआ जिन पे इस महिला ने फेक रेप केस डाला था? कभी सोचा है इस झूठे केस में जिन 3 लोगों पे ना गलत में आरोप लगा था उनका समाज में नाम बदनाम हुआ, नौकरी पर असर पड़ा और परिवार तक भी उसका साथ छोड़ दिए क्योंकि आरोप लगते ही न्यूज चैनल्स ने अपनी टीआरपी बढ़ाई। एक और दरिंदा गिरफ्तार, नौकरी की आड़ में शोषण, ना रिपोर्ट का इंतजार, ना मेडिकल एविडेंस, ना कोई अदालत का आदेश। सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए महिला ने जो बोला उसे चीख चीख कर बताया। ऐसे में सारे लोग के माइंड में एक ही चीज आई, केस में नाम है, मतलब इसने कुछ तो किया ही होगा। टेलीविजन डिबेट में एंकर चीख चीख कर पूछने लगा, देश में बेटियों की सुरक्षा के जिम्मेदार कौन है? इससे पॉलिटिशियंस पर दबाव बढ़ने लगा और जिस आदमी पर आरोप लगे थे उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वकील, राजनेता और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उस व्यक्ति को बलात्कारी ठहरा चुके थे, जबकि कोर्ट में ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ था। यही है मीडिया ट्रायल, जहां पर कोर्ट से पहले आपको सजा दे दी जाती है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में रहने वाले विष्णु तिवारी को 2001 में रेप के झूठे केस में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने लगभग 20 साल जेल में गुजारे। 2021 में इलाहाबाद कोर्ट उन्हें बरी करती है और कहती है कि आप बेकसूर हैं और ये मुकदमा झूठा था। ऐसे ही ना जाने कितने केस हैं जहां आरोपी को बिना अपनी गलती के अपनी जिंदगी जेलों में काटनी पड़ी। एक बार जब रेप का आरोप लगता है, आरोपी की जिंदगी में तूफान आ जाता है। उसको कोई नौकरी नहीं देगा, परिवार वाले भी उसको अपने घर में नहीं रखेंगे और घर से बाहर वो निकलेगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उसको लोग गलत तरीके से देखेंगे, हो सके तो उसको मारना शुरू कर देंगे। ये है हमारे भारत की सच्चाई, क्योंकि यहाँ पर लोगों को आप क्या कर रहे हो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, वो क्या कर रहे हैं उसमें नहीं। लोगों का कहना सिंपल है, इस पे केस चल रहा था मतलब इसने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। यानी समाज अब लीगल सिस्टम का वेट नहीं करता है, उसे केवल एलिगेशंस चाहिए, बाकी कहानी वो खुद बना लेते हैं। जब तक उस महिला की सच्चाई सबको पता चलती है, हमारा समाज उस पुरुष को आरोपी मान चुका होता है। झूठे केस की बात को किसी भी न्यूज में नहीं दिखाया जाता है और ना ही कोई एंकर उस आदमी से माफी मांगता है। अब सवाल यहाँ पे ये है, यदि पुलिस सबूत नहीं जुटा पाती तो? अगर झूठा आरोपी जेल चला जाता तो क्या कभी उसको न्याय मिल पाता? क्योंकि एक एप्लीकेशन, एक स्टेटमेंट और सोशल मीडिया का तूफान किसी भी व्यक्ति को
क्रिमिनल साबित करने के लिए काफी है। लेकिन जब वो आरोप झूठा निकले तो क्या समाज उतना ही आवाज उठाता है जितना केस दर्ज होने पर उठाया था? ऐसा नहीं है। 34 वर्ष के अतुल सुभाष एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। उन्होंने 2019 में निकिता सिंघानिया से शादी की थी। उनका 4 साल का एक बेटा भी था। मैरिज के थोड़े ही टाइम के बाद उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई। निकिता और उसके परिवार ने अतुल के ऊपर डाउरी, हैरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का झूठा केस दर्ज कर दिया। इन सब झूठे आरोपों के चलते अतुल को कई सारे लीगल एलिगेशंस का सामना करना पड़ा। नतीजा, अतुल ने सुसाइड कर लिया। अतुल ने अपनी जान देने से पहले एक नोट लिखा और लगभग 80 मिनट की एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने बताया कि निकिता और उनके परिवार वालों ने 9 झूठे केस अतुल के खिलाफ किए थे। यहाँ तक कि उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि यदि तुम्हें अपने बच्चे से मिलना है तो 30 लाख रुपए देने होंगे। अतुल ने अपने नोट में एक जज पर करप्शन के एलिगेशंस लगाए, यह क्लेम करते हुए कि जज ने कहा 5 लाख पे ब्राइब दो एंड सुसाइड करने के लिए उकसाया। 9 दिसंबर 2024 को अतुल ने बेंगलुरु के अपने अपार्टमेंट में सुसाइड कर लिया। उन्होंने एक 24 पेज का सुसाइड नोट और लगभग 80 मिनट की वीडियो डाली सोशल मीडिया के ऊपर। ये सिस्टम जिसे हमने लोगों की सुरक्षा करने के लिए बनाया था, उसने एक और जान ले ली। एनसीआरबी के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारत में जितने भी रजिस्टर्ड रेप केसेस होते हैं उसमें से 25 to 30% केसेस फेक होते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स सिर्फ नंबर नहीं है बल्कि एक ऐसा सच है जिसे समाज और सिस्टम दोनों नजरअंदाज कर देते हैं। पर ये आंकड़ा आया कहां से? एनसीआरबी की रिपोर्ट में हर साल जितने रेप केसेस दर्ज होते हैं उसका रिपोर्ट पब्लिश होता है। जब इन केस की जुडिशियल इंक्वायरी कंप्लीट होती है या केस वापस लिए जाते हैं तब ये पता चलता है कि कितने केसेस में विक्टिम के एलिगेशन साबित नहीं हो पाए। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 33,356 रेप केसेस दर्ज हुए थे जिसमें से 11,000 रेप केसेस फॉल्स केस थे। 2022 और 2023 में भी ऐसा ही देखा गया कि हर 4 में से एक केस झूठा था। कोई भी केस सिर्फ इस आधार पर झूठा नहीं कहलाता कि कोर्ट में सजा नहीं हुई। कई बार टेक्निकल ग्लिचेस, गवाहों के पलटने या लैक ऑफ एविडेंस के चलते आरोपी छूट जाता है। लेकिन जब पीड़िता बयान बदलती है, मेडिकल रिपोर्ट रेप को डिनाई करते हैं, विक्टिम इन्वेस्टिगेशन में कोलैबोरेट नहीं करती है या कोर्ट कहता है कि ये मामला पूरा काल्पनिक था, तब ऐसे केसेस को फॉल्स केस माना जाता है। ऐसे झूठे रेप केसेस के चलते असली विक्टिम को बहुत ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि झूठे रेप केसेस के चलते समाज असली रेप केसेस को भी नकार देता है। कहीं ये भी तो झूठा रेप केस नहीं? इस मेंटेलिटी के कारण सही केस भी कमजोर हो जाता है और विक्टिम को जस्टिस नहीं मिल पाता है। पर लोग झूठे रेप केस लगाते क्यों हैं? दरअसल झूठे रेप केसेस कई कारणों के चलते लोग लगाते हैं। जिससे पहला नंबर आता है बदला लेने की भावना यानी कि रिवेंज मोटिव। कई मामलों में लड़का लड़की रिलेशनशिप में होते हैं, जब ब्रेकअप होता है या लड़का लड़के से शादी करने के लिए मना कर देता है तो लड़की इमोशनल रूप से टूट जाती है। कभी कभी गुस्से में या कई परिवार के दबाव में आकर वो उस लड़के के ऊपर फेक रेप केस कर देती है। यह केस बदला लेने का तरीका बन जाता है, अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। दूसरा कारण है पैसों की मांग या एक्सटॉर्शन। यह सबसे चिंताजनक कारण है। कुछ केसेस में लड़का लड़की एक दूसरे के साथ रहते हैं, दोनों शादी करते हैं। शादी करने के बाद लड़कियां लड़कों को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती है कि पैसे दो वरना मैं फेक रेप केसेस डालूंगी कि तुमने मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस करी है, रेप करी है और मुझे मारा है। और जब लड़के पैसे देने के लिए मना करते हैं तब फेक रेप केसेस उस पर कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि कई परिवार बदनामी के डर से लड़कियों को पैसे दे भी देते हैं ताकि बेटे की बदनामी ना हो, केस अदालत ना जाए। कुछ केसेस में तो पैसे लेकर केस वापस भी ले लिया जाता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि ये केस सिर्फ पैसे लूटने के लिए किया गया था। और तीसरा रीजन है रिलेशन टूटने पर कंसेंट को इनकार करना, यानी कि कंसेंट विड्रॉवल। मेनली टाइम पर एक लड़का एक लड़की दोनों अपनी सहमति से रिलेशन में आते हैं और जब ये रिलेशन टूट जाता है तब लड़की कहती है मेरी सहमति नहीं थी। इंडियन लॉ में एक सीरियस क्राइम है। यदि लड़की कह दे कि डर के चलते सहमति की थी तो वो भी रेप के तहत आता है। इस ग्रे जोन का फायदा उठाकर कई लड़कियां लड़कों पर फेक रेप केसेस कर देती है। चौथे नंबर पर आता है शादी के लिए दबाव
या मैरिज ट्रैप। कई बार लड़का लड़कियों में अफेयर्स होते हैं, लड़की शादी करना चाहती है बट लड़का तैयार नहीं होता है। तब लड़की आरोप लगाती है कि इसने मुझे शादी करने का वादा किया था। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यदि दोनों व्यस्त हैं और दोनों की सहमति थी तो ये रेप नहीं माना जाएगा। 5वें नंबर पर आता है सोशल इज्जत बचाने की कोशिश। दरअसल इंडिया में बहुत सारे टाइम पर लड़कियां नहीं बताती अपने घर में कि वो किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, और जब बात खुलती है सारा आरोप लड़के पे लगा दिया जाता है कि उसने जबरदस्ती की थी। झूठे केसों के कारण असली विक्टिम की बातों पर भी शक होता है। इनोसेंट पीपल की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नौकरी, शादी, इज्जत, फैमिली सब बर्बाद हो जाती है। साथ ही समाज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून पर भी विश्वास कम हो जाता है, क्योंकि भारत में जब भी रेप के केस आते हैं समाज की भावनाएं भड़क उठती है, और उठनी भी चाहिए। रेप एक घिनौना क्राइम है जो किसी की आत्मा को चीर देता है, पर जब ऐसे क्राइम पे झूठा केस निकलता है तब सिर्फ एक इनोसेंट पर्सन नहीं पूरा समाज हारता है। पुलिस, कोर्ट और हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है उसका पैसा और टाइम बर्बाद होता है इन फेक रेप केसेस के चलते। इससे असली केसों में देरी होती है। दरअसल इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पिनल कोड, आईपीसी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। जब बात रेप या सेक्सुअल क्राइम की आती है तो आईपीसी की धारा 376 और पोस्को अधिनियम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट जैसे लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये लॉ देश की महिलाएं और बच्चों को सेक्सुअल क्राइम से सेफ्टी देता है, और इनका पर्पस दंड देना है, डराना नहीं। लेकिन जब यही लॉ का मिसयूज होता है, ना केवल कानून का सम्मान कम होता है बल्कि असली विक्टिम को न्याय मिलना कठिन हो जाता है। पर आईपीसी 376 और पोस्को की आवश्यकता क्यों है? आईपीसी 376 रेप जैसे अपराधों को डिफाइन करता है और दोषियों के लिए कठोर सजा तय करता है जो लाइफ इम्प्रिजमेंट से लेकर डेथ पेनल्टी तक हो सकती है। पोस्को कानून 2012 में लागू हुआ था ताकि छोटे बच्चों के साथ जो ये मामले सामने आ रहे थे उन पे जल्दी से जल्दी काम किया जाए, और जो लोग ऐसा कर रहे थे उनको कठिन से कठिन सजा दी जाए। इन दोनों कानून का ऑब्जेक्टिव सिंपल था, महिलाएं और बच्चों को सेक्सुअल क्राइम से सुरक्षा देना, तेज ट्रायल और न्याय, विक्टिम की पहचान और गरिमा की रक्षा। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इनका उपयोग गलत तरीके से किया जाता है। जैसे लड़का लड़की साथ में रिलेशनशिप में होते हैं और जैसे ही रिश्ता टूटता है लड़की आरोप लगा देती है कि उसने झूठा वादा किया था शादी का। आईपीसी 376 यहीं पर लागू हो जाता है। इवन जांच करने से पहले ही आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। समाज में बदनामी स्टार्ट हो जाती है और सब लोग आपको बॉयकॉट कर देते हैं। आप मुस्लिम हो नहीं हो कोई नहीं जानना चाहता, बस आप पे आरोप लग गए तो आप बदनाम हो जाते हो। पोस्को कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए बना था, लेकिन इसमें कंसेंट यानी सहमति का कोई रूल नहीं था। अगर कोई 18 साल से छोटी लड़की है तो उसका कंसेंट होने के बावजूद भी यह एक रेप केस माना जाता है, क्योंकि कानून के मुताबिक वो लड़की नाबालिग है। परिवार विरोध करे तो मामला तुरंत दर्ज हो जाता है। कभी कभी तो शादी के बाद भी केस जारी रहता है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आईपीसी 498A और आईपीसी 376 जैसे धाराओं का गलत तरीके से मिसयूज किया जा रहा है। 2014 में अमरेश यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेप और दहेज के केसेस में तुरंत गिरफ्तारी नहीं की जाए, पहले जांच होनी चाहिए। ये धाराएं ब्लैकमेलिंग और प्रतिशोध लेने का विपंस बन चुकी है। साथ ही 2013 में ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी के केस में कहा था कि रेप केस में एफआईआर जरूरी है, बट एफआईआर का मतलब ये नहीं कि सामने वाला आरोपी है। पर ऐसे में क्या किया जाए, चलिए जानते हैं। झूठे केसों से बचने के लिए हमारे पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि कैसे सीरियस केसेस में प्राइमरी फैक्ट की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही सामने वाले को गिरफ्तार किया जाए। एफआईआर दर्ज होते ही तुरंत गिरफ्तारी की बजाय नोटिस अंडर सेक्शन 41A सीआरपीसी भेजा जाए, जिससे आरोपी को भी मौका मिले अपनी पक्ष रखने का। साथ ही काउंसलिंग सेंटर्स को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि शादी के बाद जब रिश्ते में मनमुटाव आने लगता है तो पत्नी दहेज का झूठा केस लगाकर पूरे ससुराल वालों को कटघरे में खड़ा कर देती है। दरअसल भारत में शादी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और हर रिश्ता उतार चढ़ाव से चलता है, लेकिन देखा गया है कि परिवार के छोटे छोटे मामले भी
कोर्ट केस तक पहुंच गए हैं। कभी कभी पति पत्नी के बीच एक कन्वर्सेशन की कमी होती है। एक ट्रेंड काउंसलर की मदद से यह प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। काउंसलिंग की हेल्प से ये जो रिश्ता खराब हो सकता था उसको सही किया जा सकता है, और खासकर जब बच्चे भी शामिल हो। इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट में फैमिली वेलफेयर या मैरिज काउंसलिंग सेंटर अनिवार्य कर देने चाहिए। पुलिस स्टेशन के पास ही अलग जगहों पर इनकी व्यवस्था की जाए ताकि दोनों पक्षों को फ्री इन्वायरमेंट मिल सके। 498A और 376 जैसी धाराओं में एफआईआर होने से पहले काउंसलिंग इम्पोर्टेंट कर दिया जाए। महाराष्ट्र के पुणे में वैष्णवी हक बने केस के बाद मराठा समाज ने सादगी विवाह संहिता यानी सिंप्लिसिटी मैरिज कोड के साथ साथ वैवाहिक समाधान समितियों यानी मैट्रिमोनियल रिजोल्यूशन कम्युनिटीज की शुरुआत की। यह दिखाता है कि सामाजिक इच्छा शक्ति से बदलाव लाया जा सकता है। इसके साथ ही सभी लोगों को नॉलेज दी जाए, क्योंकि भारत में लाखों युवा हर साल कॉलेज जाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोगों को पता होता है कि एक्चुअल में एफआईआर होती क्या है, किसी महिला का अधिकार है क्या, एक पुरुष के पास अपने आप को सेफ करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। क्योंकि जब किसी को अपने राइट्स का यूज करना नहीं आता है तो वह या तो डरता है या तो कंप्रोमाइज करता है। इसके साथ ही आज का यूथ यूट्यूब शॉर्ट से लॉ सीख रहा है, जो कई बार अधूरी या भ्रामक होती है। कुछ लोग ऑनलाइन वीडियो देखकर कानून का रॉन्ग यूज करते हैं, जैसे 498A लगा दो डायरेक्टली अंदर जाएगा। इसके लिए स्कूल और कॉलेजेस में लॉ की पढ़ाई कंपलसरी करनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक लेवल पर। महिलाएं और पुरुषों दोनों को बताया जाए कि किन सर्कमस्टांसेस में केस करना चाहिए। यदि केस करना है तो एक राइट वे क्या होता है, और साथ ही जब गलत केस करोगे तो आपको क्या क्या भुगतना पड़ सकता है, ये भी स्टार्टिंग से ही बताया जाना चाहिए। झूठे केस केवल आरोपी को ही नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि पूरे समाज की न्याय व्यवस्था पर क्वेश्चन खड़े करते हैं, और साथ ही असली पीड़ितों के लिए न्याय का रास्ता और कठिन हो जाता है। सभी को कानून की सही शिक्षा प्राप्त हो, क्योंकि तभी हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर पाएंगे जहां सब लोग अपने आप स्वच्छित फील कर सकें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करना ना भूले। चैनल पर नए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज इस चैनल पे आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलने वाली है जो कि आपका माइंड खोल कर रख देगी। एंड यदि आपके माइंड में कोई भी टॉपिक है जो आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी आप लोग का क्या सोचना है इस कंप्लीट टॉपिक के बारे में, किस टॉपिक के जो फेक रेप केसेस चल रहे हैं उसको कैसे कम किया जा सकता है, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।